भगवान श्री कृष्ण है, उनको वो लोग क्या बोलते हैं? माखन चोर। मतलब आपके भगवान को भी उन्होंने चोर बना दिया है। और हम भी गर्व के साथ बोलते हैं हम माखन चोर हैं। गोपियों के कपड़ा उठा लेते, कपड़ा चोर है। आपके भगवान को भी वो चोर बोल रहे हैं। अति पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। जो श्री कृष्ण को भी जिन्होंने माखन चोर कहा, और हम लोग भी बोलते हैं माखन चोर। भगवान बुद्ध जिन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, विवेक का, शांति का उपदेश दिया, वो लोग जिस धरती पे उन्होंने उपदेश दिया, आज वही राज्य है। मैंने कहा कि किन आंकड़ों में कहाँ पिछड़ा हुआ है, और उन्हीं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, उपदेशों को मानने वाले देश जापान, साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ चले गए, और उन्हीं को हम लोग बुद्ध को बुद्धू बोलते हैं। किसने बोलना सिखाया? महात्मा बुद्ध का चरित्र हनन किसने किया? अगर आप जागरूक नहीं रहिएगा तो कुछ दिन में वो लोग अंबेडकर के नीले कोट को भी भगवा कोट पहना देंगे, तो वो आपसे आपके महापुरुष भी चुरा लेंगे, क्योंकि उनका अपना कोई महापुरुष नहीं है। वो आजकल पटेल को भी चुरा रहे हैं, अंबेडकर को भी चुरा रहे हैं। उनके महापुरुष तो आपको पता है सब माफी वीर हैं, तो उनको फोटो लगाने के लिए तो चाहिए ना। विदेश में जाते हैं, इतना दौरा करते हैं, कहीं जय श्री राम बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं? वहाँ या तो गांधी के बारे में बात करते हैं या महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं। अब हमको जाति के आधार पे कि आप स्टेज पे यहाँ क्यों बैठे हैं, आप गली से क्यों जा रहे हैं, वो कोई नहीं कर सकता। वो कर्पूरी जी, लालू जी, अंबेडकर जी, इन लोगों ने इतने दशकों तक संघर्ष किया, उसकी बदौलत वो पड़ाव हमने पार किया। कुशवाहा समाज के सतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, तो जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए वो सचिवालय गए, तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, जो गद्देदार सोफा था या जो कुर्सी थी, वो उनके लिए हटा दी गई और एक लकड़ी की कुर्सी रख दी गई। उन्होंने, एक मुख्यमंत्री ने वो भी देखा, एक मुख्यमंत्री श्री बीपी मंडल जी ने वो भी देखा कि जब एक गैस पाइपलाइन में रिसाव हो गया, तो उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष श्री विनोदानंद झा जी ने कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, इसलिए गंगा भी जल रही है। एक वो दौर भी देखा हमने। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री जी बने तो उनको क्या क्या कहा वो भी देखा। दरोगा जी, भोला पासवान शास्त्री जी को क्या क्या कहा, हमने वो दौर भी देखा। लेकिन अब किसी की मजाल है लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि कोई कुछ कह दे। पहले तो मुख्यमंत्री को कहते थे ये लोग, लेकिन अब नहीं कह सकते। साथियों, बौद्धिक वैचारिक हस्तक्षेप का स्वतंत्र मंच है ये, जिसमें हम सब लोग, हाशिए के समूहों के लोग, अपनी समस्याओं के बारे में भी विमर्श कर रहे हैं और उनके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। विषय जातिगत जनगणना और आरक्षण के संदर्भ में था। पूर्व के वक्ताओं ने भी, सभी प्रबुद्ध वक्ता थे, सबने अपनी बातें रखी, तो उन सब बातों को दोहराने का कोई औचित्य भी नहीं है। मैं कुछ उस पर ज़्यादा कहूँगा भी नहीं। सबको पता है कि जातिगत जनगणना समाजवादियों की, हम बहुजनों की कितनी पुरानी मांग रही, और सबसे पहले सर्वप्रथम देश में जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुई। सिर्फ एक संस्मरण मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि लगातार 2011-10 में जब इसकी मांग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने, उसके बाद 15 के चुनाव से पूर्व भी और उसके बाद भी लगातार इसकी मांग उठती रही। सरकार में 2015 में आने के बाद भी लगातार इसके जातिगत जनगणना की मांग को लेकर राजभवन मार्च किया, पूरे प्रदेश में इसका हमने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद से लगातार हमारी मांग रही। 2021 में, 18 में भी, 2019 में और फिर 2021 में इन्होंने बिहार विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि बिहार से सभी दल सर्वसम्मति से एक राय बना के जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, इसके संदर्भ में एक प्रस्ताव पास करें और केंद्र सरकार को भेजें। क्योंकि 2021 में जो डिकेडल सेंसस होना होता है हर 10 साल में, वो होना था, तो केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजते हैं। और यहाँ डबल इंजन की सरकार थी बिहार में। बहरहाल इनकी पहल पे और इनकी कोशिश से वो पास हुआ और केंद्र सरकार को भेजा। फिर कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद फिर देखा कि कोई हलचल नहीं है जो जनगणना होती है उसके बारे में, तो फिर इन्होंने एक प्रस्ताव रखा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कि क्यों ना एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जो बिहार विधानसभा में जिनकी प्रतिनिधित्व है, जिनके विधायक और विधान पार्षद हैं, प्रधानमंत्री से समय लेके उनसे मिला जाए और इसकी मांग रखा जाए। तो 21 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी से टाइम मिला, 23 अगस्त को उनसे मुलाकात हुई।
तो विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष से भी किसी ने बात नहीं की। इन्होंने ही प्रधानमंत्री के समक्ष 30-35 मिनट जातिगत जनगणना के संदर्भ में अपनी बात रखी कि क्यों होनी चाहिए, इसकी क्यों ज़रूरत है और इसके होने से क्या फ़ायदे होंगे, बिहार ही नहीं देश भर में। बहरहाल मना कर दिया। समय समय पे लोकसभा में भी विभिन्न दलों के सांसदों ने इसकी मांग उठाई। लिखित में भारत सरकार ने कहा कि ये नहीं होगी। फिर 2022 में मई महीने में, आप अगर अपनी आर्काइव देखेंगे, गूगल भी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, इन्होंने एक चेतावनी दी या यूँ कहें इस सरकार को धमकी दी कि अगर बिहार सरकार, केंद्र सरकार कराए या ना कराए, लेकिन अगर बिहार सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो हम पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। और 72 घंटे का अल्टीमेटम इन्होंने दिया। उसके 24 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इनके पास फ़ोन आता है और इनको कहता है कि आप हमसे मिलिए। ये गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से नेता प्रतिपक्ष की 1-to-1 मीटिंग हुई तकरीबन 1 घंटा। और उसी मीटिंग में इनकी सुझाव और इन्हीं के पहल पे एक तिथि निर्धारित हुई कि उस दिन सभी दलों को बुला के एक तारीख रखा जाए। तो 1 जून 2022 को मुख्यमंत्री जी के साथ वो बैठक हुई और उसमें ये डिसाइड हुआ कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अगस्त महीने में फिर सरकार आ गई महागठबंधन की और उसमें वो हुआ। वो तो इसका मैंने एक बैकग्राउंड रखा कि कैसे ये बिहार में संभव हुआ, कि कैसे 8-9 साल लगातार लालू जी, शरद जी, बाकी सब समाजवादी नेता तो लगे रहे, लेकिन इन्होंने कैसे अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाई, उसके बारे में मैंने रखा। तो इस पे शुरू करने से पहले जातिगत सर्वे, जो आर्थिक सर्वे, उसके आंकड़े आपके पास आए। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आपने भी देखे हैं उसकी क्या फाइंडिंग्स रही, उसकी क्या रिपोर्ट रही। तो उन पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बिहार पूरे देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। पूरे देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश वो बिहार का है। भारत सरकार सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति निवेश की बात आती है तो बिहार में निवेश करती है, यानी यहाँ भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। पूरे देश में अगर सबसे कम साक्षरता दर है वो बिहार की है। 1961 में भी बिहार की थी, आज हम 2025 में हैं तो भी साक्षरता दर सबसे कम पूरे देश में बिहार की है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट, यानी स्कूल छोड़ने की जो दर है पूरे देश में, वो भी सबसे अधिक बिहार में है। प्यूपिल टीचर रेशियो, छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है पूरे देश में, वो सबसे खराब बिहार का है। यहाँ 47 छात्रों पे 1 शिक्षक है। ये माननीय तेजस्वी जी की दूरदृष्टिता थी कि जब 2017 में ये सरकार 2022 में अभी सरकार में आए 17 महीने के लिए, तो पहली बार इन्होंने शिक्षा विभाग राजद कोटे में रखा। क्यों रखा? क्योंकि इनके पास आंकड़ा था क्या कि बिहार में इतने लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्यूपिल टीचर रेशियो बिहार का सबसे खराब है। क्वालिटी एजुकेशन में बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे फिसड्डी है। तो इन्होंने वो एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने पास रखा। इनका डेली उस पर फॉलो पर इंटरवेंशन रहा। उसी का परिणाम था कि 17 महीने में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती बिहार में हुई। ये एक रिकॉर्ड था ऐतिहासिक कि एक ही दिन में एक ही विभाग में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बंटा। तो ये भी एक सामाजिक न्याय की दिशा में ही एक सकारात्मक कदम था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे अधिक युवा आबादी 58%, 58% आबादी 28 साल से कम बिहार में है। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि 18 साल से लेकर 23 साल के आयु वर्ग में, मतलब प्रति 1 लाख जनसंख्या जो 18 साल से लेकर 23 साल तक की है, उसमें बिहार में मात्र 7 डिग्री कॉलेज है। मतलब 1 लाख छात्रों पे या युवाओं पे जिनकी उम्र 18 से 23 साल है, उन पे मात्र 7 कॉलेज हैं। अब आप समझ लीजिए कितने हजार युवाओं छात्रों पे 1 कॉलेज है यहाँ। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है कि बिहार के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज ही नहीं है।
और हम आज़ादी के कौन से वर्ष में रह रहे हैं? आप बजट की साइज बताते हैं बार बार कि 3,17,000 करोड़ बिहार की बजट हो गई संख्यानुपात में, लेकिन आप ये नहीं बताते उस बजट का आप क्या कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू इन हाउस अपना स्टेट का कितना है। वो भी सबसे कम जो किसी राज्य का अगर अपना रेवेन्यू है 27%, वो बिहार का ही है। बाकी राज्यों का 75% अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो भी बिहार का ही है। और नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य के जो सूचकांक हैं, उन सब में मल्टी डायमेंशनल पावर जो बहुआयामी गरीबी है उसमें भी बिहार है। बेरोजगारी दर हो या गरीबी दर हो, उस पर कहना ही क्या है। पलायन का क्या कहना है। मैंने राज्यसभा में एक सवाल पूछा कि बिहार से प्रतिवर्ष कितने लोग पलायन करते हैं, दूसरे अन्य राज्यों में जाते हैं काम के लिए, तो उसमें एक आंकड़ा दिया कि प्रतिवर्ष 2,90,00,000 लोग बिहार से बाहर यानी अन्य राज्यों में काम के लिए जाते हैं। और ये 2,90,00,000 लोग वो हैं जो भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, यानी ये लोग निबंधन करा के जाते हैं, वो 2,90,00,000 है। लेकिन एक रफ एस्टिमेट के अनुसार, वो भी गवर्नमेंट का ही, तकरीबन 5 करोड़ लोग प्रति वर्ष काम के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। अब उसमें भी 3 श्रेणी बांटी हुई है। एक है आपकी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल जो लोग हैं जो काम करते हैं वो जाते हैं 5 करोड़। ये भी एक हम सब के लिए सामूहिक चिंतन का विषय होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं ये आंकड़े क्यों बता रहा हूँ, विषय तो हमारा जातिगत जनगणना और आरक्षण का है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जातिगत सर्वे के आपने आंकड़े देखे, 90% हमारी बहुजनों की आबादी है बिहार की, तो भुगतभोगी भी तो हम ही हैं इन सब में। बिहार की साक्षरता दर कम है तो उसका भुगतभोगी कौन है? हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा। अगर पलायन करते हैं तो वो कौन करते हैं सबसे अधिक? हम लोग करते हैं। अगर प्रति व्यक्ति निवेश कम हो रहा है बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में, तो उसका भुगतभोगी कौन है? उसके भुगतभोगी हम हैं। नीति आयोग के अन्य जो सूचकांक है उनमें फिसड्डी है, तो उनके रिसीविंग एंड पे कौन है? हम हैं। इसलिए मैंने ये आंकड़े हमारे साथ आपके साथ साझा किए कि ये हम सब लोगों के लिए एक चिंतन का विषय होना चाहिए। जब हम कहीं भी जाते हैं, बात करते हैं और उनके एजेंडा में फंसते हैं, तो ये आंकड़े रखने की बात है। जैसे अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि फलना जाति वाला आपका हक खा गया। भाई कब खा गया? ये तो 1961 से कम आपकी साक्षरता दर है। और जो बढ़ी, जैसे इन्होंने अपने आप को जंगल राज का लाभार्थी बताया, जो भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जो भी रचनात्मक या सृजनात्मक कार्य हुआ, वो 1990 से लेकर 2005 के दौर के बीच हुआ। आपको बैकफुट पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहे शिक्षा की बात हो, 90 से लेकर 2005 के बीच का शिक्षा का बजट उठा के देख लीजिए आप, सबसे अधिक था। जो 1989 में बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 11.13% था, वो लालू जी के कार्यकाल में 1990 में उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। 1994 आते आते वो 11.13% से घटकर 3.2% रह गया था। स्वास्थ्य में भी क्या बात करें, तो ये ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा था कि सामाजिक न्याय की जो व्यापकता को हमें एक दीर्घकालिक योजना के तौर पे देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि पूर्व के वक्ताओं ने भी बात की और जैसा कहा, हम उसी दौर के लाभार्थी हैं जो इतनी बड़ी संख्या में एक बौद्धिक लोगों का, ऐसे लोग जो समाज में जन जागरण अभियान के अगुवा हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी आबादी में लोग पहले कब बैठते थे? वो हमारे ये पुरखों की देन है कि हम एक साथ इतने बौद्धिक स्तर पे ये सामूहिक चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि हमारी आगे की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, आगे की हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए और समावेशी विकास के लिए। सामाजिक न्याय के अगर हम 2 पड़ाव में बात करें, इक्वालिटी, समानता, एक समानता का पड़ाव हमने तय कर लिया है। अब हमको जाति के आधार पे कि आप स्टेज पे यहाँ क्यों बैठे हैं, आप गली से क्यों जा रहे हैं, वो कोई नहीं कर सकता। वो कर्पूरी जी, लालू जी, अंबेडकर जी, इन लोगों ने इतने दशकों तक संघर्ष किया, उसकी बदौलत वो पड़ाव हमने पार किया है। अब आगे का पड़ाव क्या है? अच्छा, वो पड़ाव भी कैसे किया? उन्होंने तो ऐसा दौर देखा जब
कुशवाहा समाज के सतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए वो सचिवालय गए तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, जो गद्देदार सोफा था या जो कुर्सी थी, वो उनके लिए हटा दी गई और एक लकड़ी की कुर्सी रख दी गई थी। उन्होंने, एक मुख्यमंत्री ने वो भी देखा, एक मुख्यमंत्री श्री बीपी मंडल जी ने वो भी देखा कि जब एक गैस पाइपलाइन में रिसाव हो गया तो उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष श्री विनोदानंद झा जी ने कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, इसलिए गंगा भी जल रही है। एक वो दौर भी देखा हमने। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री जी बने तो उनको क्या क्या कहा वो भी देखा। दरोगा जी, भोला पासवान शास्त्री जी को क्या क्या कहा हमने वो दौर भी देखा। लेकिन अब किसी की मजाल है लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि कोई कुछ कह दे। पहले तो मुख्यमंत्री को कहते थे ये लोग, लेकिन अब नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने कहा इक्वलिटी का वो दौर जा चुका है। अब हमने इक्विटी की बात करनी है। इक्विटी की क्या बात करनी है? हमें अपने रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी की बात करनी है। अब मैं अगर एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं, मान लो सोनू, मनु और टिंकू 3 लोग हैं। तीनों को यहाँ मुजफ्फरपुर से पटना जाना है बस से। तीनों बस में जाएंगे, ये व्यवस्था मैंने कहा हमारे इन पुरखों ने कर दिया। उनको बस में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब बस तक कैसे जाएंगे? सोनू रहता है या मुजफ्फरपुर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर, मोनू रहता है 10 किलोमीटर दूर और टिंकू रहता है 25 किलोमीटर दूर। तो अब सोनू को हम रिक्शा दें, मोनू को ऑटो रिक्शा दें या फिर टिंकू को हम कार दें? हमें वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है कि तीनों वो अलग अलग रिसोर्स लेके बस स्टैंड तक आ जाएं। बस तैयार है कि उसमें कोई बैठने से नहीं रोक रहा, वो पटना तक जाएगी। लेकिन बस तक जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी तक, उनको हमने आगे हाथ पकड़ के खींच के बस तक लेके आना है। ये काम हम सब ने करना है। उसमें कोई यादव जी नहीं रोक रहा है आपको आने के लिए, बल्कि वो तो आपका हाथ खींचने के लिए आतुर है कि चलो बस में बैठो। अब वो हाथ खींचता तो आप कहेंगे कि आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है। जैसे जितेंद्र जी ने कहा, जितेंद्र जी ने कहा ना कि वो लड़ना जानता है, वो लड़ भी लेगा, लड़ा भी है। तो जो एक दुष्प्रचार किया जाता है, अब इन्होंने एक बात भी कही कि आप आंकड़े देखिए, आप कानून सुनी में मत जाइए, आप अपने आप पढ़िए। जो 2023 के जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं वो आपकी आंखें खोल देंगे। वो तो खुद भुगत भोगी है। क्या आंकड़े हैं? मैं चंद आंकड़े, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको बताना चाहूँगा। उन आंकड़ों में जो सामाजिक आर्थिक जाति सर्वे के आंकड़े आए 2023, उसके विश्लेषण के आधार पर समाज विज्ञानियों ने एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंडेक्स तैयार किया। उस इंडेक्स में यानी आपकी सामाजिक आर्थिक हैसियत का एक सूचकांक तैयार किया। उस सामाजिक आर्थिक हैसियत के सूचकांक में 1 से 10 का अगर सूचकांक की हम बात करें तो सामान्य वर्ग 8% पे है, मतलब 1 से 10 की रेटिंग में वो 8वें पायदान पे है। पिछड़ी जातियां, जिसमें खाली एक ही जाति नहीं है, पिछड़ी जातियां अनेक हैं, वो दूसरे पायदान पे हैं। अत्यंत पिछड़ी जातियां 1 पे है, 1 से 10 में। अनुसूचित जातियां 1.8 है, अनुसूचित जनजाति 1.5 है। तो ये तो आपकी सामाजिक आर्थिक हैसियत अभी है, तो इसमें कौन आपका हक खा रहा है भाई? पिछड़ी जातियाँ खुद ही 1 से 10 के स्केल पे 2 नंबर पे खड़ी हैं। तो जो ये सामाजिक आर्थिक हैसियत का जो सूचकांक है, ये निचोड़ है कि आपके और जो सामान्य जातियों के या जो संपन्न लोग हैं उनके बीच असमानता की खाई कितनी बड़ी है। कहाँ 8, कहाँ 2, आपसे 4 गुना या 4 कदम वो आपसे आगे हैं। अब वो फासला कैसे आपने तय करना है, आपस में झगड़ के तय करना है या मिल के तय करना है, वो आपने डिसाइड करना है। अब हम बात करते हैं कि लालू जी ने, जैसे मैंने कहा 1990 के बाद लालू जी ने इस हेजेमनी को तोड़ा। और आप एक बात देखिए, उनकी आप दूरदृष्टिता देखिए। आरक्षण लागू हुआ 7 अगस्त 1990 को। लोग जब आरक्षण लागू हुआ तो अपने आप को आग लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे और कौन लोग लगा रहे थे?
किस लिए लगा रहे थे? कि आपको आपका हक ना मिले, आपको एक नकारात्मक लोग दृष्टि से देखें। वही लालू जी फिर जातिगत जनगणना की बात करते थे, जातिगत जनगणना भी हुआ। तो जो लालू जी ने आज से 35 साल पहले सोचा, आज जो लोग विरोध करते थे, चाहे वो किसी खेमे के हों, चाहे ए खेमे के हों, चाहे बी खेमे के हों या सी खेमे के हों, चाहे वो लेफ्ट के हों, चाहे राइट के हों, चाहे सेंटर के हों, वो सब लोग आपके हक अधिकार का विरोध करते थे। और आज वो सब आप ही के मुद्दों की बात कर रहे हैं। आपको 40 साल पीछे धकेल के अब आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो ये आपके नेता की दूरदृष्टिता थी, ये आपके नेता ने आपको दिया है, समाज को दिया है। लेकिन अफसोस की क्या बात, अफसोस की बात यह है कि हम बहुजन समाज के लोग, या कहें कि इस समाज की ये त्रासदी है, विडंबना है कि हम अपने नायकों को, महानायकों को पहचान नहीं पाते। जब हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करते हैं, विचारधारा से बिना समझौता किए वो उन लोगों से लड़ते हैं जिन लोगों ने सदैव आपका हक अधिकार छीना। तो उन लोगों की बातों में आके हम अपने नायकों को, जो हमारे नायकों के प्रति वो दुष्प्रचार करते हैं, उस दुष्प्रचार के हम सहभागी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके नायक आपकी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। अब आप बताइए, आप और हम, अच्छा वो जो, अब एक उदाहरण देना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको वो लोग क्या बोलते हैं? माखन चोर। मतलब आपके भगवान को भी उन्होंने चोर बना दिया है। और हम भी गर्व के साथ बोलते हैं, हम माखन चोर हैं। गोपियों के कपड़ा उठा लेते, कपड़ा चोर हैं। अवतारी पुरुष है ना भाई, आपके भगवान को भी वो चोर बोल रहे हैं, चारा चोर। और लोग, ये मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज की त्रासदी है। अति पिछड़े और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। उन लालू यादव के लिए जिन्होंने आपको हक अधिकार दिया, आपको कुर्सी पे बैठाया, आप उनको वोट दीजिए ना दीजिए वो अलग बात है, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप उसका प्रयोग कीजिए, जहाँ करना है कीजिए। लेकिन जब अगर वो उनका चरित्र हनन करते हैं तो आप कम से कम उसके भागीदार मत बनिए, एहसान मत बनिए उनका। तो इसलिए जो श्री कृष्ण को भी जिन्होंने माखन चोर कहा, और हम लोग भी बोलते हैं माखन चोर, है ना। भगवान बुद्ध जिन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, विवेक का, शांति का उपदेश दिया, वो लोग जिस धरती पे उन्होंने उपदेश दिया, आज वही राज्य है। मैंने कहा कि किन आंकड़ों में कहाँ बिछड़ा हुआ है, और उन्हीं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, उपदेशों को मानने वाले देश, जापान, साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ चले गए। और उन्हीं को हम लोग बुद्ध को बुद्धू बोलते हैं। कि किसने बोलना सिखाया? महात्मा बुद्ध का चरित्र हनन किसने किया? हम उन्हीं की बात को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब उनकी बात को बढ़ावा देते हैं। काटना चाहिए। अगर नहीं काटेंगे, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई लालू जी के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण के लिए या बुद्ध के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, अखबार उनके हाथ में है, पूरा इकोसिस्टम उनके हाथ में है। जो भी हमारे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, अगर आप जागरूक नहीं रहिएगा तो कुछ दिन में वो लोग अंबेडकर के नीले कोट को भी भगवा कोट पहना देंगे। इसलिए मैं ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर आपके महापुरुषों की बात आती है तो आप उसका प्रतिकार कीजिए। प्रतिकार को करने के लिए आपको किसी के साथ शारीरिक नहीं होना पड़ता, तथ्य के साथ, तर्क के साथ, तार्किकता के साथ अपनी बात को रखिए और उनको बताइए कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे नायकों ने समाज को क्या दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ, वोट आपको जहाँ देना है वहाँ दीजिए, लेकिन जब तथ्य और सत्य और तर्क की बात आए तो उसको आप मजबूती से रखिए। अगर आप मजबूती से नहीं रखेंगे तो वो आपसे आपके महापुरुष भी चुरा लेंगे, क्योंकि उनका अपना कोई महापुरुष नहीं है। वो आजकल पटेल को भी चुरा रहे हैं, अंबेडकर को भी चुरा रहे हैं। उनके महापुरुष तो आपको पता है सब माफी वीर हैं, तो उनको फोटो लगाने के लिए तो चाहिए ना। विदेश में जाते हैं, इतना दौरा करते हैं, कहीं जय श्री राम बोलते हैं? हाँ, वहाँ क्या बोलते हैं? वहाँ या तो गांधी के बारे में बात करते हैं या महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए
आपके जो नायकों की आप शिक्षाओं को माने ना माने, लेकिन कम से कम उनके चरित्र की रक्षा आप जरूर कीजिए। उन्होंने जो संदेश दिया है, आपके लिए जो त्याग बलिदान दिया है, कम से कम उसका तो एहसान मानिए। मैं यही कहना चाहूँगा और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आगे हम लोगों की जो लड़ाई है बड़ी लंबी रहनी है। आप खाली इतना ज़रूर सोचिए कि जो आप देखते होंगे, अखबारों में भी पढ़ते होंगे, भारत सरकार ने 26 लाख करोड़ का कर्ज बहुराष्ट्रीय या भारत की जो कंपनियां हैं उनका माफ़ किया है। वो कंपनियां किन की हैं? उसमें किसी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक है क्या? 26 लाख करोड़, मतलब बिहार का बजट बनाएंगे तो 10 साल का कुल बजट है वो, और वो 1 साल में माफ़ कर देते हैं। आपके तो कोई लोग नहीं है वहाँ, उस पर तो वो लोग बात नहीं करते, उसमें हम लोग को कुछ बना देते हैं। अब आप हिंदू हैं, इसकी भी अगर आपको सर्टिफिकेट किसी और से चाहिए तो भाई आप अपने अंदर झांक के देखिए, क्योंकि फिर तो उन्होंने आपका मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है। अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या हैं, आप किस धर्म और किस जाति के हैं, या आपके क्या अधिकार हैं, वो भी कोई दूसरा आपको बताएगा, और उसको बताने की आड़ में आप ही का अधिकार छीन के वो खा जाएगा, तो ये तो दुख की बात है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आप ये बात कीजिए कि आपके उत्थान के लिए भारत सरकार ने या बिहार सरकार ने क्या बजट का प्रावधान किया है, आपके लिए कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं, आपके लिए कितनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपके लिए क्या विकास का मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितना निवेश किया है। इन सब बातों को आप रखिए। और मैं समझता हूँ जो जितने यहाँ 5,000 लोग उपस्थित हैं, आप 5 लाख के बराबर हैं। अगर आप इन बातों को अपने मोहल्ले में, टोले में, गांव में, पंचायत में ले जाएंगे और लोगों के समक्ष रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपके इस बात का, और जैसा आपने एक बहुत अच्छा नाम दिया हुआ है जागृत, तो ये जो जन जागरण अभियान आपने चलाया है लोगों को जागृत करने का, ये जागृत तो जो जागृत अवस्था में उन्होंने किया है, लेकिन जो सुसुप्त अवस्था में है उनको जगाने का जो इनका अभियान है, उनकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और आपके इस आयोजन के लिए तहे दिल से आयोजकों का हम शुक्रगुजार करते हैं। और हम तो चाहते हैं कि कम से कम जिला नहीं परमंडल में ऐसे कार्यक्रम हो, ताकि हमारे लोगों को कुछ सीखने को मिले, हम लोगों को भी आपसे सीखने को मिले। आप सब लोग आए इतनी गर्मी में, इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।